हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी मींस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर 1 में हम लोग ने डिस्कस किया था टेक्निक्स, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये जो दो टेक्निक्स थे जो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करने वाले थे। उसके अलावा रिमेनिंग दो अदर जो टेक्निक्स है इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन में रखेंगे और उस रिएक्शंस को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है इस केस में जो थर्ड हम लोग का इसमें बोल सकते हो आप थर्ड वन फॉर द स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन के लिए वो यूज किया जाता है, हम लोग बोलते हैं मोनोहैलोजनेशन। मोनोहैलोजनेशन हम लोगों ने मेंशन किया मोनोक्लोरिनेशन। समझते हैं दोनों में डिफरेंट क्या है, या आप मोनोक्लोरिनेशन ही मेंशन कर सकते हो। देखो एक्चुअली ये रिएक्शन है क्या, अगर मान लो आपने एल्केन लिया RH, ठीक है, ये जस्ट एज्यूम करो कि एल्केन है और इसमें कोई एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब जैसे ही आप इसको हैलोजन के साथ ट्रीट करोगे H2 के साथ में, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो सकता है। Hµ भी सनलाइट को यूज मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। आप देखोगे इसको जो है जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो Hµ का क्या बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका रिप्रेजेंटेशन है। तो जस्ट आप एज्यूम कर सकते हो लाइट को, या ऐसे लिख सकता है इसको लाइट लिख दिया, या यूवी रेज लिख सकता है। इस तरीके से कोई भी वेज सच दैट कि सोर्स ऑफ लाइट इसको प्रोवाइड किया जाए। अब होगा क्या कि इस रिएक्शन में कि जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को इस रिप्लेस कर देगा X से। ये बेसिक रिएक्शन है। कैसे मैकेनिज्म जाएगा वो हमारे डिस्कशन का अभी पार्ट नहीं बनने वाला है। उसके लिए हम लोग जो है लेटर ऑन जब जीओसी कवर कर लेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ दिस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, मींस इसमें जो है कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, किस तरीके से इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होंगे। ये सभी डिस्कशन का पार्ट हम लोग का जब मैकेनिज्म में जाएंगे। अभी हम लोग जो है फोकस है कि इसका हम लोग एप्लीकेशन देखें स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में मोनोहैलोजनेशन का। मोनोहैलोजनेशन कैसे हेल्प करेगा टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। करेक्ट ना, हम लोग स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला वी वांट टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड, क्योंकि देयर विल बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देयर इज डिफरेंट पॉसिबिलिटी। अब उस पॉसिबिलिटीज में हम लोग कंसीडर करना चाह रहे हैं कि विच पॉसिबिलिटीज इज करेक्ट फॉर अस, यानी कि विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर द गिवन कंपाउंड। और उसमें हम लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का हेल्प लिया था, जिसमें मेंशन किया था कि ये बताएगा कि जो है कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट है कि नहीं। राइट, इसके बारे में आइडिया लगा था। जब हम लोग हाइड्रोजनेशन किए थे तो उसके बाद उससे आइडिया लगा था कि इसके अंदर रिंग हो सकता है, कितने रिंग प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। करेक्ट ना, वहां से एक डिफरेंशिएशन बना था। हम लोग पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है यूजिंग द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब क्या है मोनोहैलोजनेशन, इसका क्या एप्लीकेशन होगा हम लोग देखेंगे। बट एक बार मैं आइडिया देते चलता हूं कि एक्चुअल में है क्या ये रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे करोगा कि एल्केन आपने लिया और यहां से इस हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया X से, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन गया HX। चाहे अगर आप यहाँ पे X2 की जगह पे क्या ले सकते हो, जनरली फ्लोरीन F2 हो सकता है, हैलोजन है बेसिकली क्लोरीन Cl2 Br2 या I2 ले सकते हो। ये सभी पॉसिबिलिटीज हैं, बट प्रीफर किया जाता है हम लोग फॉर इस केस के लिए एप्लीकेशन इसमें जब करना रहता है तो इस केस में हम लोग को क्लोरीनेशन प्रीफर किया जाता है। ये बेसिकली जो है इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे अगर मैं नोट्स में इस कुछ पॉइंट को आप लिखते चलना, क्यों मैं बोल रहा हूं कि क्लोरीनेशन विल बी प्रीफर एप्लीकेशन पर्पस के व्यू पॉइंट से मैं बोल रहा हूं कि जब आप मोनो क्लोरीनेशन कराओगे तब हम लोग स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज देखोगे ये टेक्स्ट बुक में मोनोक्लोरिनेशन ही मेंशन है, मोनोहैलोजनेशन नहीं मेंशन है। व्हाई मोनोक्लोरिनेशन विल प्रीफर ओवर मोनोफ्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन। और मोनो ही क्यों चाहिए ये भी समझते चलेंगे, ठीक है। मोनो मींस होता है वन, हैलोजनेशन मींस जो है हैलोजन ग्रुप का जुड़ जाना, हैलोजनेशन मींस हैलोजन ग्रुप का जुड़ जाना। यानी केस क्या है कि यहां से इस हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया हैलोजन से, यही चेंज है, सिंपल सा रिएक्शन है। अब इसमें पॉइंट लिखना क्या कि रिएक्टिविटी, ये शायद मोर डिस्कशन बनेगा जब हम लोग इसके मैकेनिज्म पार्ट को डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच मच ग्रेटर देन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, ठीक है। तो यहीं से ये वाला जवाब आ जाएगा कि व्हाई वी प्रीफर मोनोक्लोरिनेशन ओवर अदर हैलोजनेशन फॉर द स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। होगा क्या इन दैट केस कि फ्लोरिनेशन यानी कि आप बोल सकते हो फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक
मीनिंग क्या हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जब ये रिएक्शन कराओगे फ्लोरीन के साथ में, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक इन द नेचर होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो इवन कि आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है जब फ्लोरिनेशन आप करा रहे हो। तो इन दैट सिनारियो जो है फ्लोरिनेशन नहीं प्रीफर किया जाएगा जब हाईली एक्सोथर्मिक है एंड अनकंट्रोलेबल। इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन लिख सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन वेरी स्लो है, आयोडीनेशन इज वेरी स्लो, आयोडीनेशन इज वेरी स्लो, इतना स्लो कि हम लोग इसको प्रीफर ही नहीं करते। अब क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में से ऑप्शन आता है, आइदर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करा सकते हो। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में क्या डिफरेंसेस आएगा, ये डिस्कशन का पार्ट बनेगा। वहां पे बोला जाता है कि ब्रोमिनेशन इज स्लाइटली मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीनेशन। इसका मीनिंग जो है डिटेल तभी किया जा सकता है जब हम लोग इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली हम लोग जाते हैं क्लोरीनेशन के लिए। ब्रोमिनेशन भी देगा, ऐसा नहीं है, ब्रोमिनेशन भी यूज किया जा सकता है। बट क्या होता है कि जो जितने भी इसमें क्या होता है, जब हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं ना, तो जो प्रोडक्ट्स बन के आते हैं ना, उनके जो अमाउंट्स होते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक 99% हो गया और एक 1% है। ब्रोमिनेशन के केस में होता है ऐसा, क्या केस होता है कि ब्रोमिनेशन में एक प्रोडक्ट तो 99 और दूसरा प्रोडक्ट बहुत कम। ये कैसे डिसाइड किया जाता है, तो ये डिसाइड इससे होता है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन जो होगा ना, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है 2 डिग्री हाइड्रोजन से, 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब इस बात को समझना कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई वी आर प्रिफरिंग क्लोरीनेशन फॉर द दिस पर्पस, फॉर द स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि देखो, आप क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन को तो वैसे ही हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। अब बात आती है कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में वाई क्लोरीनेशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रोमिनेशन भी यूज किया जाएगा, बट वाई क्लोरीनेशन भी यूज फॉर द स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। उसके पीछे रीजन ये छुपा हुआ है, समझना इस बात को। जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे ना, तो 99% यही प्रोडक्ट बन के आ जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ, और रिमेनिंग 1% में 2 डिग्री हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब केस है कि अगर मान लो कि मुझे चाहिए कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म ड्यूरिंग द दिस रिएक्शन, तो ब्रोमिनेशन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि 1% आया, 1% में भी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन मान लो जब आप क्लोरीनेशन कराओगे तो ऐसा कुछ प्रोपोर्शन हो सकता है कि इसका 60% बना, मान लीजिए 50% बना, ये 35%, ऐसे 15%, इस तरीके से कुछ परसेंटेज इच कम का हाइड्रोजन को बन रहा है। इसलिए जनरली प्रीफर किया जाता है, जनरली इस केस में प्रीफर किया जाता है क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन। Chlorination will be prefer over others. किसके लिए? For the structural identification. Others for structural identification. Next, अब केस देखो, तो ये हो गया रिएक्टिविटी की बात। मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर होगा तो वो हाईली रिएक्टिव होगा, मतलब तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। 2 डिग्री की रिएक्टिविटी कम होगी और 1 डिग्री की और ज्यादा कम होगी। फॉर द हेलोजिनेशन के लिए मोनो हेलोजिनेशन को क्यों मेंशन किया गया? बिकॉज देखो, अगर पॉली हेलोजिनेशन कराओगे तो बहुत सारे मिक्सचर में प्रोडक्ट बन पाए हो जाएंगे। तो इन दैट केस डिफिकल्ट है, इन दैट केस ये पता करना कि हाउ मेनी डिफरेंट, क्योंकि हम लोग पता करना चाह रहे हैं थ्रू द मोनो हेलोजिनेशन कि हाउ मेनी केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। अगर वो आइडिया लगाना है तो हम लोग को बचना पड़ेगा पॉली हेलोजिनेशन से। मोनो हेलोजिनेशन जो है इन दैट केस सुटेबल रहेगा। पॉली हेलोजिनेशन कब आकर हो सकता है, इसकी भी मैं बात कर लूं। इफ हेलोजन is taken in excess, then polyhalogenation will occur. यानी क्या हुआ, जैसे समझिए इस बात को कि आपने क्या किया, आपने लिया CH4, जस्ट एक एग्जांपल ले लो, और इसमें आपने क्लोरीन दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H में। क्या होगा कि अगर ये एक्सेस में रखा है, आपने क्लोरीन को एक्सेस में रखा है, तो ये क्या करेगा, पहले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन जुड़ जाएगा। फिर ये जब एक्सेस में है ना, तो फर्दर रिएक्ट करेगा, ये भी तो हाइड्रोजन रिएक्शन में जाएगा। तो फर्दर ये क्या करेगा, अगर आप क्लोरीन के साथ फर्दर रिएक्शन में जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H में, और दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। वैसे ही फर्दर अगर रिएक्शन जाएगा तो फर्दर क्लोरीन 1 by 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और इसको तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक जब तक कि ये सभी
तभी हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस नहीं कर देता है और CCl4 में कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब अगर क्लोरीन एक्सेस में लिए हैं ना आप, तो जो है हैलोजनेशन होता रहेगा। अब फिर इन दैट केस हम लोग तो बोले कि हम लोग को क्या कराना है, हम लोग को कराना है मोनो हैलोजनेशन। तो एक मोनो हैलोजनेशन कराना होगा तो इन दैट केस तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, कोई है ऑप्शन आपके दिमाग में आता है ऑप्शन? बिल्कुल है ऑप्शन कि हम लोग क्लोरीन को फिर क्यों एक्सेस में लें। अगर मोनो हैलोजनेशन कराना है वी हैव टू टेक दिस CH4 इन द एक्सेस, वी हैव टू टेक दिस CH4 इन द एक्सेस। तो यही मेंशन किया जा सकता है फॉर मोनो हैलोजनेशन, फॉर मोनो हैलोजनेशन द alkane should be present in excess amount। इसको आपको एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। should be present in excess amount, in excess amount। आपको इसको एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा, तब जाके ये मोनो हैलोजनेशन पे रुकेगा। जैसे कि अगर मैं CH4 लूं और इसको एक्सेस में लेता हूं ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ऑफ हैलोजन, तब इन दैट केस आप क्या देखोगे कि ये रिएक्शन इसी स्टेज पे स्टॉप हो गया। क्योंकि अगर मान लो कि ये अगर मैं एक्स को एक्सेस में लूंगा तो फर्दर 1 by 1 हाइड्रोजन जैसे आपने यहां देखा इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये तो रहा 2 चीजें, रिएक्टिविटी और हैलोजनेशन। अगर हम लोग को मोनो हैलोजनेशन कराना है तो वी हैव टू टेक द एल्केन इन द एक्सेस। ठीक है, अदरवाइज पॉली हैलोजनेशन विल अकर। अच्छा, एक लास्ट पार्ट इसी का एक और नोट्स में आप मेंशन कर देना। क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन के आता है ना, हम बिफोर एप्लीकेशन में आए एक बार जो रिएक्शंस है उसके बारे में मैं डिटेल करते चलता हूं। थर्ड जो पार्ट है ये मेंशन किया जाता है कि डिफरेंट मोनोहैलोजिनेशन product will form और इन प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने आइसोमरीज पढ़ चुके हैं। दे विल बी फॉर्म एंड दे विल बी पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे विल बी पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के जो होंगे ये पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH3 CH2 CH3। ठीक है, अगर आप क्लोरीनेशन कराएं इन दैट केस, देखो मोनोक्लोरीनेशन ये मेंशन रहेगा। अगर पॉलीहाइलोजिनेशन कराना होगा तो मेंशन करेगा पॉलीहाइलोजिनेशन, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द मोनोहाइलोजिनेशन, वो मेंशन करेगा ऑन द मोनोहाइलोजिनेशन। अब इन दैट केस क्या होगा कि या तो आप क्लोरीन यहां पे जोड़ सकते हो CH2 CH2Cl, एक प्रोडक्ट यही हो सकता है, या इस वाले कारण ये दोनों तो इक्विवेलेंट हो गए ना, ये दोनों पोजीशन तो इक्विवेलेंट हो गए, तो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ो या यहाँ पे क्लोरीन जोड़ो बात बराबर है। ये केमिकली डिफर कर रहा है, यही हमारा एप्लीकेशन भी है, यही हमारा एप्लीकेशन है जो अभी मेंशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख लो आप प्रोडक्ट, बस देख लो इसमें प्रोडक्ट में रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट में रिलेशन क्या है, 1 2 3, ये 1 2 3 पोजीशन ऑफ क्लोरीन हैज बीन चेंज, दीज आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, करेक्ट ना। तो ये हम लोग का मोनोहाइलोजिनेशन रिएक्शन और उसका कुछ जो है एक तरीके से सिग्निफिकेंट या प्रॉपर्टीज कंसीडर कर लो। और इसके बाद हम लोग जो है डिस्कशन में रखते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मोनोहाइलोजिनेशन इन द स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, कैसे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा जो हम लोग का रिएक्शन है मोनोहाइलोजिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोनोहाइलोजिनेशन इन द स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। क्या इसका मेजर एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका मेजर एप्लीकेशन क्या है वो डिस्कस करता हूं। क्या होता है इस केस में, तो इसको हम लोग पता करते हैं टू आइडेंटिफाई द केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक। तो कितने केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो है
मोनो हेलोजिनेशन कराते हैं। अगर हाइड्रोजन पता चल जा रहा है ना तो वी कैन इजीली गेस अबाउट द व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, स्केलेटन के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। इसलिए मैं बोला कि जो मोनो हेलोजिनेशन है ये यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द स्केलेटन या टू डिटरमाइन द स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कैसे देखते हैं उस आइडिया को तो है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मोनो हेलोजिनेशन हेल्प करेगा। अब देखो आप इसमें, जैसे मैं ये CH4 की बात करूं, आपने सच दैट अब ध्यान में ये रखना है कि हम लोग जो है मोनो हेलोजिनेशन नहीं करा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर पॉली हेलोजिनेशन। तो आपने क्या किया, क्लोरीन यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ H में। ठीक है, अब होगा क्या, इन दैट केस अगर मोनो हेलोजिनेशन कराओगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आएगा। ये तो बात समझ में आता है, अगर मोनो हेलोजिनेशन कराओगे तो सिंगल प्रोडक्ट बन के आएगा। अब सिंगल प्रोडक्ट क्या दिखाएगा, प्रोडक्ट से आइडिया लगेगा कि व्हाट इज द रिएक्टेंट, बिकॉज हम लोग रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं ना। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चरल फीचर कैसा होगा, यही पता करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट से आइडिया लगेगा। जैसे यहां पे मैं जब बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि जब एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट आया, इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है, सिंगल प्रोडक्ट के रिजल्ट का मीनिंग है क्या है कि ऑल हाइड्रोजन्स आर केमिकली सेम, ऑल 4 हाइड्रोजन है इसमें, ऑल 4 हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हो, ऑल 4 हाइड्रोजन्स आर केमिकली सेम और डिफरेंट, केमिकली सेम, यही इसका मीनिंग निकल के आता है यहां से। तभी तो एक ही प्रोडक्ट है, अगर केमिकली डिफरेंट होता तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट आता। अच्छा, वैसे ही आगे के मेंबर्स की बात करते हैं तब थोड़ा आइडिया आपको क्लियर आते जाएगा। जैसे CH3 ईथेन मैंने लिया, हम लोग को नहीं पता इसी स्ट्रक्चर ईथेन में कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या किया कि इसको जो है क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन कराया और इन दैट केस आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आया CH2C, एक ही प्रोडक्ट आएगा। अब एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट क्या बताता है, सिंगल प्रोडक्ट क्या दिखाता है, इस सिंगल प्रोडक्ट का मीनिंग यही हुआ कि जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन द कंपाउंड, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर ऑल द केमिकली सेम, आर ऑल द केमिकली सेम, यही तो बता रहा है। तो इन दैट केस क्या बोलोगे कि सिंगल प्रोडक्ट बनने का मीनिंग क्या हुआ, देखिए और तो कोई पॉसिबल नहीं है ना, क्लोरीन शायद यहां जोड़ो या यहां जोड़ो, सेम ही प्रोडक्ट बन के आएगा। तो इसका रिजल्ट यही है कि ऑल, अगर इथेन दिया है 6 हाइड्रोजन आर केमिकली सेम, केमिकली सेम, सही है ना। हम लोग, क्योंकि हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं जब हम लोग फ्रैक्शनल लिस्ट रिलेशन करा दिए, तो फ्रैक्शनल लिस्ट रिलेशन कराने पे डिफरेंट प्रोडक्ट बन के आ जाएंगे। अब पता चल जाएगा कि अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट x है तो इस पार्टिकुलर गिवन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। आते हैं उस पार्टिकुलर टर्म्स की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे बात करो CH2 हम लोग को नहीं पता है कि ये प्रोपेन है क्या है, बस ये पता है कि 3 कार्बन है। 3 कार्बन का अरेंजमेंट कैसे है वो पता करने के लिए हम लोग इसको मोनो हेलोजिनेशन का हेल्प ले रहे हैं। जैसे अगर आप क्लोरीनेशन कराओगे H में, करेक्ट ना, अगर आप क्लोरीनेशन करा रहे हो तो इन दैट केस क्या होगा, देखो आप कौन कौन से प्रोडक्ट आएगा, ये तो ये आ सकता है CH2Cl 1 क्लोरोप्रोपेन, नहीं तो क्या हो सकता है 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों सेम तो नहीं है ना। यहां पे ये हाइड्रोजन भले आप सेम बोल दो, दिस 6 हाइड्रोजन आर सेम, बट ये तो केमिकली इससे डिफर करेगा ना। हो सकता है 2 डिग्री हाइड्रोजन ना केमिकली डिफरेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किससे, कनेक्टिविटी से। यहाँ पे जो है दोनों CH2 ग्रुप से अटैच है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि बोथ आर द सेम, केमिकली सेम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एटम। इसमें 2 प्रोडक्ट आया, अब 2 प्रोडक्ट बताएगा कि इसमें 2 प्रोडक्ट से क्या आइडिया लगेगा कि देयर इज 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, मींस देयर इज 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट। ऐसा सिंपल मैं बोल सकता हूं 2 प्रोडक्ट्स के बारे में। 2 प्रोडक्ट्स यही आइडिया दिखाएगा कि देयर इज 2 केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, करेक्ट ना। अच्छा, नेक्स्ट मेंबर की बात करें, CH3 CH3 ब्यूटेन की बात कर लो। आपने क्लोरीनेशन कराया, कहाँ कौन सा हो सकता है, तो ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, यहाँ कराओ एक प्रोडक्ट मिलेगा, या इन दोनों पोजीशन पे करा सकते हो। तो देखो आप प्रोडक्ट क्या दिखाए, CH3 CH2Cl, एक ही चीज है। और इसमें जब क्लोरीनेशन करा रहे हो तो आपको तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, इस बेसिस पे कर पा रहे हो, पहले से पता रहेगा। वो कैसे पता रहेगा, एलिमेंटल एनालिसिस से। तो इस केस में भी आपको 2 प्रोडक्ट, ये सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। वैसे तो प्रोडक्ट स्टीरियो कंसीडर करोगे तो और भी प्रोडक्ट बन के आएंगे, बट मैं अभी क्या फोकस हूं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे।
तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मींस 2 केस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, इसी का एक आइसोमर्स अगर ऐसे कंसीडर किया जाए CH3, फिर इन दैट केस बताओगे आप कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बन के आएंगे? ये तो सभी के सभी मिथाइल ग्रुप इक्विवेलेंट है ना, किसी एक पे करा दो आप CH3 CH3 CHCl2, एक के प्रोडक्ट तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा कहाँ हो सकता है? क्लोरीनेशन इस वाले कार्बन पे हो सकता है, एक और प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी इस केस में भी आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट मेंबर है ना वो समझना कि कितना ज्यादा हम लोग आइडिया लगा सकते हैं इजीली। अगर मान लो पेंटेन है, अब पेंटेन में ये नॉर्मल पेंटेन है, अभी तो इसमें तो आइडिया लगाना मुश्किल है क्योंकि इसमें भी 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसमें भी 2 प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन हाँ, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 50% हो सकता है, ये 40% हो सकता है, मतलब चेंजेस हो सकता है। उसके बेसिस पे बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि 3 डिग्री रिएक्ट किया है ना, तो हो सकता है कि इसका परसेंटेज ज्यादा हो। अब इसका परसेंटेज ज्यादा होगा तो बोला जा सकता है कि हाँ इस केस में एक 80% आ गया, दूसरा 20%, यानी कि जो स्ट्रक्चर है ये होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या एक 1 डिग्री है 2 डिग्री है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। पर मेजर प्रोडक्ट में मेजर जो होगा, जो प्रोडक्ट होंगे, हो सकता है कि ये जो है 45% हो, 55% हो, 45%, ये डिफरेंस आ सकता है। बट बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट से ही आइडिया लगाते हैं कि गिवन जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन, वो किस तरीके से होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ही है कि अगर आप इसका क्लोरीनेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? देखो, आप सिंपल सा आप प्रोडक्ट बना सकते हो, या सिंपल सा मैं लॉजिक देता हूँ, ये और ये केमिकली सेम, ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट तो हुए, ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे क्लोरीनेशन करा सकते हो। ये पोजीशन ये कंप्लीटली इन दोनों से डिफरेंट है, तो इन दैट केस क्या देखोगे आप? 3 प्रोडक्ट देखोगे। 3 प्रोडक्ट आप चाहो तो एक बार इसको बना सकते हो, ट्राई करना, प्रोडक्ट बनाना, तीनों प्रोडक्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन ऐड कर देना, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन ऐड कर देना, 3 प्रोडक्ट। अच्छा, इसी का मैं और आइसोमर्स में आपके सामने रखता हूँ, ये बताओगे कौन सा है ये? दैट इज क्या बोला जाएगा इसको? 5 कार्बन है ना, क्या ये? आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन के केस में देखो आप कि ये तो ये यहाँ पे क्लोरीनेशन हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा अलग प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे क्लोरीनेशन अलग होगा तो जो है क्लोरीनेशन होगा तो अलग प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा तो अलग प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, इन दोनों से कोई डिफरेंट आएगा क्या? दोनों तो इक्विवेलेंट हुए ना, CH3 और इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो दैट इज गोइंग टू गिव सेम प्रोडक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब देखो आप एक और केस आता है इसी का, ये याद है? नया जो नेक्स्ट मेंबर है इसको क्या बोला जाता था? दैट इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। अब मुझे बताओगे कि यहां पे क्लोरीनेशन कराया जाएगा तो कितना प्रोडक्ट आएगा? ये CH3, ये सभी केमिकली इक्विवेलेंट, बिकॉज कनेक्टिविटी सेम है ना, कनेक्टिविटी सेम है। इसका इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये भी एक इस कार्बन के साथ, ये सभी के सभी सेम है। तो अब इसलिए इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पे तो आप क्लोरीन ऐड नहीं कर सकते, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, हाइड्रोजन वहां पे नहीं है, हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस कर रहा है। तो इन दैट केस आप क्या देखोगे? एक किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, 1 प्रोडक्ट आएगा। अब देखो कितना इसमें एक सिंपल सा आइडिया लगाया जा सकता है कि व्हाट विल बी द स्केलेटन ऑफ गिवन चेन, किस तरीके से स्केलेटन होगा। या ये N पेंटेन होगा, ये N पेंटेन होगा, या ये आइसोपेंटेन होगा, या ये नियोपेंटेन होगा। इसके बारे में कैसे आइडिया लगेगा? तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, आपको पता है कि जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ आया C5H12, करेक्ट? C5H12, ड्यू इसका 0 था, हाइड्रोजनेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप जो है गए इस पे कि चलो ठीक है, मैं इसका क्लोरीनेशन करा के स्केलेटन ड्रा करना चाह रहा हूं। अब जब आप स्केलेटन में देखोगे तो N पेंटेन के केस में 3 प्रोडक्ट आया, मान लो कि आपका प्रोडक्ट 3 आ गया, तो फिर आइडिया लगाना एकदम सिंपल हो जाएगा कि जो गिवन स्ट्रक्चर है वो N पेंटेन होगा। लेकिन अगर मान लो कि जो है 4 प्रोडक्ट आएगा तो फिर इन दैट केस आइसोपेंटेन होगा, और वैसे ही अगर 1 प्रोडक्ट आ रहा है तो नियो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा केस ये आता है कि अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको पता है ना, तो वी कैन आइडिया हम लोग गेस कर सकते हैं व्हाट विल गोइंग टू बी द स्केलेटन ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपने बोला 3 प्रोडक्ट, पहले से आपको पता होना चाहिए, कुछ प्राइमरी कंडीशन पता है, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन 5। अब किस तरीके से? ड्यू इसका जो है 0 है,
ये सभी चीजें बेसिक चीजें पता है तभी आप इस पे जा सकते हो। 3 प्रोडक्ट से n पेंटेन आया, 4 प्रोडक्ट आया तो आइसोपेंटेन। ये चीजें एक तरीके से हेल्प करेगी कि आगे प्रोसीड करने में कि व्हाट विल बी बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। बट यहाँ पे जो मोनो हैलोजनेशन है देख सकते हो क्लियरली कैसे हेल्प कर रहा है टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द स्केलेटन। यहाँ पे देखोगे जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग कि सेपरेट करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट बन के आते हैं सबको सेपरेट किया जाता है। अब केस क्या होगा कि जब आप देखोगे कि 3 प्रोडक्ट सेपरेट होकर आ रहे हैं तो बोल सकते हो कि n पेंटेन इज प्रेजेंट। 4 प्रोडक्ट आए तो आइसोपेंटेन था। और वैसे ही अगर 1 प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि जो है सभी प्रोडक्ट आपस में डिफरेंट आएंगे और सभी में रिलेशन क्या होगा, इन सब में रिलेशन क्या था, ये सभी में रिलेशन क्या था बताओगे आप? इस वाले केस में और इस वाले केस में रिलेशन क्या था? पेरेंट चेन सेम है, देन डिफर किया क्या है पोजीशन, तो दे आर द ऑल आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसके भी जो 3 प्रोडक्ट होंगे आपस में पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, इसके जो 4 प्रोडक्ट होंगे दे विल बी आल्सो पोजिशनल आइसोमर्स, और इसका जो 1 प्रोडक्ट होगा, एक ही सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें हम लोग आइसोमरीज की बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका 2 प्रोडक्ट आ रहा है, दिस इज आल्सो जो है पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, सही है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बात समझ पा रहे हैं कि कैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनो हैलोजेनेशन एक आइडिया लगा रहा है कि स्ट्रक्चरल कैसे आइडेंटिफाई किया जाए फॉर द अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस पोर्शन का एक वेल फेमस क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ देगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ऑन द मोनो हैलोजेनेशन स्ट्रक्चरल ओनली। स्ट्रक्चरल अगर कोई पूछता है, क्योंकि अभी हम लोग स्टीरियो डिस्कशन में नहीं रखे हुए हैं, तो ओनली स्ट्रक्चरल अगर पूछता है कैसे जाएंगे, सिंपल सा केस देखना आप। देखो 2-3 अप्रोच मैं बताऊंगा, जो आपको सुटेबल लगेगा वो आप जो है फॉलो कर लेना। देखते हैं इस केस 1 बाई 1 कंसीडर करते हैं। जैसे इस केस में ये आप देखना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है मेरे पास में, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें नंबर ऑफ, हर केसेस में वही हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, और इसमें भी हम लोग बोल रहे हैं केवल और केवल स्ट्रक्चरल ओनली, सभी हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे अभी, स्ट्रक्चरल ओनली ये मेंशन किया रहेगा। अदरवाइज हम लोग को केवल लिखेगा कि हाउ मेनी टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अगर उसको स्ट्रक्चरल नहीं जानना होगा, टोटल जानना होगा, तो दे विल नॉट मेंशन स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ में टोटल मेंशन कर देगा। ठीक है, अब देखो इस केस में जब आपसे एक क्लोरिनेशन का पूछता है ना, सिंपल सा फंडा यही है कि आप देखो कि कितने डिफरेंट कार्बन एटम प्रेजेंट है। डिग्री से नहीं डिसाइड करना है, डिग्री से बिल्कुल आप मत डिसाइड करना, आप डिसाइड करना कनेक्टिविटी से कि उस एटम, उसमें जो कार्बन एटम है वो कनेक्टिविटी सेम है या नहीं सेम। अगर सेम है तो सेम प्रोडक्ट देंगे, सेम वे से। जैसे यहां पे देख लो, यहां से कंसीडर करें, इस केस में कंसीडर करना, एक प्रोडक्ट यहां से आएगा, जब यहां पे क्लोरिनेशन कराएगा तो एक प्रोडक्ट आएगा। ये 4 डिग्री वाला कार्बन, यहां पे आप क्लोरिनेशन नहीं करा सकते, गलती से भी उसको काउंट मत करना। अच्छा, इन तीनों मिथाइल में कोई डिफरेंट है क्या, कोई डिफरेंसेस है इन तीनों मिथाइल ग्रुप में? नहीं है, तो एक ही काउंट किया जाएगा ना। अगर ये केमिकली सेम है तो एक ही काउंट किया जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होंगे, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है 3 प्रोडक्ट। अदरवाइज आपके पास जो है अगर टाइम है तो फिर बनाओ इन दैट केस। अगर आप इसको इससे नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप जो है ड्रॉ कर सकते हो। मैं बोला ना, ये भी मेथड कि आप एक एक ड्रॉ करते जाओ। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने क्लोरीन यहाँ पे अटैच कराया, यहाँ पे क्लोरीन अटैच कराया, यहाँ पे क्लोरीन अटैच कराया, और एक क्लोरीन यहाँ अटैच करा दो, किसी एक पे अटैच करा दो। क्योंकि सभी आपस में पोजिशनल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो जो सबका आईपीएक नोमेनक्लेचर है वो डिफर करेगा। जो सबका आईपीएक नोमेनक्लेचर है उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, सबका आईपीएक नोमेनक्लेचर सेम नहीं होगा। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट बनाए और आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ऐसा कि जो है कुछ गलत हो रहा है, तो इन दैट केस आप आईपीएक नोमेनक्लेचर लिख के जो है चेक कर लेना कि जो है यू आर राइट और नॉट, कि जो है जो प्रोडक्ट आएंगे वो आपके सभी के सभी आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। और 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कभी भी आईपीएक नोमेनक्लेचर सेम नहीं हो सकते। 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आईपीएक नोमेनक्लेचर सेम नहीं होंगे, डिफरेंट ही आएंगे। तो उस केस में आप चेक कर लेना कि कौन सा ऐसा जो है हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है जो कि रिपीट कर रहा है। किया जा सकता है इतना चीज। अच्छा, कुछ और प्रॉब्लम करते चलते हम लोग। जैसे ये केस कंसीडर करना, इसमें क्लोरिनेशन कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एचमी। एचमी मींस सनलाइट। अब मुझे एक बात बताना, कितने प्रोडक्ट बन के आएंगे, कितने प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं? जिसको दिख रहा होगा ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो सभी तो बराबर ही है। किसी एक पे क्लोरिनेशन करा दो, सिंगल ही प्रोडक्ट आने वाला है। तो इन दैट केस क्या बोलोगे, 1 प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल ओनली अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, 1 प्रोडक्ट बन के आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं करता हूँ इसमें। ऐसे करने के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसे फ्रिक्वेंटली पूछ दिया जाता है। इस केस में कंसीडर करो तो मैं अब काउंट बनाने नहीं जा रहा हूँ, आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना, लेकिन क्योंकि ऐसे ही मुझे समझ में आ जा रहा है तो फिर मैं ड्रॉ करके टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, करेक्ट ना। तो यहाँ से एक क्लोरीनेशन कराने से एक प्रोडक्ट आ सकता है, या इस पे कराने पे। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है? इन दोनों कार्बन में आप डिफरेंस पता कर पा रहे हो ना कि दे आर सेम कार्बन आर डिफरेंट कार्बन, सेम कार्बन। यहाँ पे क्लोरीनेशन करा दो, दिस विल ऑल्सो गिव 3 प्रोडक्ट। थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया जाए, ऐसे मैं बहुत सारे कर सकता हूँ, अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं इसमें, और कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन इसको मैं रखता हूँ, किस तरीके से चेंजेस किया जाए। चलो ये रखने देते हैं, इसको इसी को देखते हैं हम लोग। देखो ये कार्बन एक ये है, इससे तो डिफर करेगा, ये अलग है, ये अलग है। क्योंकि देखो अलग बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि इसके साथ तो मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसके साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, इसके साथ कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो दिस 3 आर द डिफरेंट। यहाँ पे भी कार्बन होगा, ये डिफर करेगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, डिफर करेगा, यहाँ पे भी, यानी कि सभी के सभी कार्बन डिफरेंट है। अब आपसे पूछता है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज पॉसिबल, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट इज पॉसिबल, 6 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, करेक्ट ना। ऐसे आप करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये कर लो आप, इसमें अगर आपसे पूछे ऐसा कुछ केस कंसीडर कर लो, हाउ मेनी प्रोडक्ट इज पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन। 1 ये हो गया, ये केमिकली डिफरेंट होगा, 1 2 3 1 2 ये 3 4 5, ये दोनों सेम है, इधर कराओ बात बराबर है ना। पोजिशनल आइसोमर्स है, यहाँ से करो तो इसके रिस्पेक्ट में 2 और इसके रिस्पेक्ट में, तो ये टोटल आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट इज पॉसिबल। पूछ देता है ऐसे कि जो है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के केस में अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन कराऊं तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल फॉर्म, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल फॉर्म। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार प्रैक्टिस में आ चुका है, और भी डिस्कशन में रखे। जैसे ये देख लो, हाउ मेनी प्रोडक्ट विल फॉर्म, इस केस में देख लो। यहां तो क्लोरीनेशन नहीं करा सकते, यहाँ गलती से आप क्लोरीनेशन मत कराना इस वाले कार्बन में। क्यों? क्योंकि ये 4 डिग्री कार्बन है। तो फिर बचता क्या है, ये क्या 6 के 6 कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है। चाहे मैं क्लोरीन यहाँ पे जोड़ूं या यहाँ पे जोड़ूं, प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट आ सकता है। अगर लगता है कि प्रोडक्ट सेम डिफरेंट आ रहा है तो फिर नेमिंग करके देख लो, फिर आप गलती जो है पहचान में आ जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती किया है। अच्छा ये भी देख लिया जाए, ये केस भी आप कंसीडर कर लो, बताना इस केस में, इस केस में बताना कितने प्रोडक्ट आएंगे। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा 2 3। अच्छा ये दोनों सेम है क्या? अब नहीं सेम है, अब नहीं सेम है। 4 5 6 7 8 9, यहां पे नहीं जोड़ सकते हो आप, क्रॉस कर देना, और ये तीनों की इक्विवेलेंट है। ठीक, तब 10 बनाने बैठोगे तो ऑलमोस्ट लग जाएगा 3 से 4 मिनट। क्यों लग पाएगा? जब यहां से पता चल जा रहा है, ये सिंबल लगाने से पता चल जा रहा है कि कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, तो फिर उधर क्यों जाओगे, इसमें 3 प्रोडक्ट और इस केस में आपके 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आइडिया है। हम लोगों ने बोला एप्लीकेशन पार्ट में कि आप जो है सिंपली नंबर ऑफ प्रोडक्ट से आइडिया लगा सकते हो कि हाउ मेनी व्हाट विल बी द स्केलेटन ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बन स्केलेटन होगा वो किस तरीके से होगा, हम लोग मोनोक्लोरिनेशन से आइडिया सिंपली लगा सकते हैं। तो एक अच्छा प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मर्ज करने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने डिस्कशन में रखा है, हाइड्रोजनेशन और ड्यू वाला कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बोला कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया C6H10, ठीक है, समझना इस बात को, और यही से शायद हम लोग ओजोनोलिसिस पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तब इसको क्या हुआ, इन्होंने हाइड्रोजनेशन कराया, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल बोल दो, प्लेटिनम बोल दो या पैलेडियम। तो इन दैट केस ये बोला गया कि इसका 1 मोल लिया गया था और 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट में गया और ये कन्वर्ट हो गया C6H12। ठीक है, अब केस क्या हो रहा है कि जब इसको क्लोरीनेशन कराया जा रहा है, इस वाले पे क्लोरीनेशन कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H, तो बोला गया कि 4 प्रोडक्ट्स इज फॉर्म। क्या करना है फिर, हम लोग को आइडिया लगाना है कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। ही मान लो ये था हमारा, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ए। क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉसिबल मैं लिख देता हूं, व्हाट विल बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए।
पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ई, ठीक है, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए। कैसे आइडिया लगाया जा सकता है देखते हैं हम। तो पहले ड्यू का कॉन्सेप्ट था, उसी पार्टिकुलर मैनर में आप फॉलो करते जाओ। ड्यू आया, कितना आएगा ड्यू इस केस में 2 आया। तो ड्यू 2 का क्या मीनिंग आता है आपके सामने निकल के, या तो 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो जाए, यही चीज समझ में आती है, या 2 पाई बॉन्ड हो जाए, ये केस होता है, या 2 रिंग हो जाए। 3 पॉसिबिलिटीज निकल के आती है ड्यू इक्वल टू 2 के लिए। अब इन्होंने क्या बोला कि जब मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं ना तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही कंज्यूम हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो क्या इससे क्या सिग्निफिकेंस निकल के आता है कि कंपाउंड के अंदर ड्यू 2, तो ड्यू 2 में कौन सा इस सब में केस होता क्या कि अगर 2 मोल कंज्यूम होता तो 2 पाई बॉन्ड होते, अगर कंज्यूम ही नहीं होता तो 2 रिंग होते। लेकिन बोला गया कि 1 मोल कंज्यूम हो रहा है यानी कि 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग हो सकता है, ठीक है। अब इस केस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, तो अगर 6 मेंबर रिंग में कंसीडर करूं ये हो सकता है, 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड। इसका जब हाइड्रोजनेशन कराओगे ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब इससे अब पता नहीं चला कि यही स्केलेटन है कि नहीं, ये किससे पता चल रहा है, क्लोरीनेशन कराने पे। अब बोला कि हम लोग जब क्लोरीनेशन करा रहे हैं 4 प्रोडक्ट बन रहा है, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये समझ सकते हो, स्ट्रक्चर बनी ये मेंशन कर दे रहा हूं, ये 4 प्रोडक्ट दे रहा है। अब इसलिए इसमें जब क्लोरीनेशन कराओगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, किसी एक पोजीशन पे क्लोरीनेशन हो सकता है, 6 को 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो ऑल 6 पोजीशन आर इक्विवेलेंट, हाउ मेनी 1 प्रोडक्ट विल गिव। क्या ये सही हो सकता है क्या, नहीं, ये पॉसिबली सही नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड कर सकते हैं। आइए इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये वाला केस कंसीडर करो, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी प्लेस किया जा सकता है, या डबल बॉन्ड कई सारे केसेज हो सकते हैं, आर ऐसा कई सारे केसेज ले सकते हो। देखना ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, या ये भी केस हो सकता है, समझना इस बात को। अब हाइड्रोजनेशन कराओगे आप, किसी के भी हाइड्रोजनेशन कराने पे आपको मिलेगा क्या, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। अब बोला गया कि 4 प्रोडक्ट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन के आना चाहिए। देखा जाए, काउंट किया जाए, 1 2, ये दोनों सेम है तो 3, यहाँ पे 4 हो गया, ये दोनों भी सेम है तो 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं। यानी कि जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है इनमें से कुछ हो सकता है 5 मेंबरिंग। ऐसा पूछा जा सकता था क्वेश्चन आपसे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम विल प्रेजेंट इन द रिंग, 5 हो सकता था। इंटीजर टाइप के ऐसे क्वेश्चन बन सकते थे ना। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये हम लोगों ने तीनों कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया, ड्यू का कॉन्सेप्ट यूज किया, हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया और क्लोरीनेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया। अभी भी एक कॉन्सेप्ट रह गया है जो कि ओजोनोलिसिस है, वो कैसे हेल्प करेगा। तो अब इन चारों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट होगा ये कैसे आइडिया लगाया जाएगा, वो आइडिया लगेगा ओजोनोलिसिस से। क्योंकि ओजोनोलिसिस में आप करते क्या, ओजोनोलिसिस में पता करते हो पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, किसके बेसिस पे, जो प्रोडक्ट आएगा, जो है नेचर ऑफ जो प्रोडक्ट होगा उसके बेसिस पे आइडिया लगा दोगे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, यही होगा। चलिए इस क्वेश्चन से फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन ओजोनोलिसिस के बाद, और पहुंचेंगे कि इन सब में से, इन चारों स्ट्रक्चर में से पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा आफ्टर द ओजोनोलिसिस। तो नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, दैट इज ओजोनोलिसिस, ठीक है। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसके लिए, स्पेशली एल्कीन और एल्काइंस के लिए, ठीक है। बट चूंकि यहाँ पे हम लोग केवल जस्ट प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे, एप्लीकेशन बेसिस पे ही इसको कर रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट कैसे बन के आएगा वो सीखेंगे। जो मैग्नीज पार्ट है ना, वंस अगेन हम लोग के लिए एल्कीन एल्काइंस में डिस्कशन का पार्ट रहेगा। ऐसा मत समझना कि हम लोग मैग्नीज को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, मैग्नीज हम लोग डिस्कशन दोबारा करेंगे इस केस में, जब इसके पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एंटर करेंगे तो वहां डिटेल करेंगे इसके मैकेनिज्म को। अभी क्या है, हम लोग फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट जो बन के आएगा किस तरीके से प्रोडक्ट बन के आएगा। तो ओजोनोलिसिस का केस आप देखना क्या होता है इसमें हम लोग पता करते हैं टू आइडेंटिफाई, या ऐसा लिख सकते हो टू डिटरमाइन, ये यूज कहां किया जाता है, मैं एप्लीकेशन पहले लिख देता हूं। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये आइडिया लग गया कि इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये कैसे आइडिया लगेगा, ये आपका आइडिया लगेगा गिवन हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो हम लोग ये पाई बॉन्ड के बारे में तो आइडिया लगा सकते हैं,
तो ये पोजीशन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से। तो पहले समझते हैं कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन है क्या, किस तरीके से रिएक्शन आकर होता है। तो दो टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं मेनली ओजोनोलिसिस पे। एक बोला जाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये हम लोग समझेंगे, बस ये रिएजेंट से ही, जो रिएजेंट दिया जाएगा उसी से आइडेंटिफाई करोगे कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है और दूसरा होता है कि या तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, इन दोनों में से कोई केस हो सकता है आपका, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। करेक्ट ना? दोनों में डिफरेंट क्या होगा, दोनों में ओजोन यूज किया जाएगा। जब ओजोनोलिसिस बोला गया तो ओजोन दोनों में रहेगा, बट यहां डिफरेंस कहां पे आ जाता है कि यहां पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम लोग एक रिएजेंट, स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं। जिंक मतलब बेसिकली रिडक्शन के लिए यूज होता है। जब मैकेनिज्म पार्ट आएगा तो वहां पे इसका रोल डिफाइन किया जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग हर चीज को डिफाइन करते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को भी डिफाइन करते हैं। तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ जिंक। वैसे ही जिंक की जगह एक और जो है यूज किया जा सकता है रिएजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड। ये कुछ सल्फर के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है डाइमिथाइल सल्फाइड। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फाइड। और सॉल्वेंट या हम लोग बोलें कि और भी रिएक्शन में H2O यूज किया जा सकता है, या आप उसकी जगह पे एसिटिक एसिड भी ले सकते हो। दोनों कोई दिक्कत नहीं, बट टू आइडेंटिफाई कि ये रिडक्टिव है कि नहीं, ये इन दोनों रिएजेंट में से कोई अगर रिएजेंट मेंशन कर दिया है तो आप आइडेंटिफाई कर लेना कि दैट ओजोनोलिसिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इतनी बात समझ में आती है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ये सिंपल सा है, या इधर H2O दिया होगा या H2O2 दिया होगा। ठीक है, बेसिकली बनता है H2O2 है, H2O आपस में ऑक्सीजन और H2O का रिएक्शन होता है जो आगे डिटेल करेंगे हम लोग, और फॉर्म करता है H2O2, पेरोक्साइड ही फॉर्म करता है रिएक्शन के दौरान। तो बेसिकली आप जो है अगर H2O2 प्रोवाइड करना चाह सकते हो प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन जो स्पेशल बनाता है ना ये जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड। अगर जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड प्रोवाइड किया गया है तो दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर एज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है इस केस में, प्रोडक्ट कैसे बन के आएगा इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने एक एल्कीन लिया, कार्बन कार्बन, यहाँ पे मान लो कि R और R इस तरीके से एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैं ले लेता हूँ ताकि ये मैं बता सकूं कि इसमें जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा उसमें डिफरेंसेस कहाँ से आएंगे। कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है, इससे पता चलेगा। अगर जिंक दिया हुआ है, विथ जिंक दिया हुआ है या डाइमिथाइल सल्फाइड दे दिया, इसको आप ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, Me2S, मिथाइल को Me से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Me2S इन द प्रेजेंस ऑफ H2O या एसिटिक एसिड। तब इन दैट केस प्रोडक्ट कैसे बनाना है ये समझना। क्या प्रोडक्ट बनाना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो और जो है ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दो, बस सिंपल सा केस है। डबल बॉन्ड को तोड़ा और ऑक्सीजन जोड़ दिया, प्रोडक्ट बन के आ गया। क्या प्रोडक्ट बन के आया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये बना, और दूसरा प्रोडक्ट ये बना, दूसरा प्रोडक्ट ये बना। ठीक है, नहीं समझे, डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया 20 से, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, फिर ये डबल बॉन्ड मैंने बना दिया। एक इसके साथ में जितने डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे कुछ इसी तरीके से रिएक्शन मिल जाए। ठीक है, तो ये तो रहा हम लोग का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दिस इज आवर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अच्छा, ऑक्सीडेटिव कराता तो फिर क्या डिफरेंट आ जाता, मान लो कि O3 और H2O दिया रहता, मतलब जिंक या मिथाइल सल्फाइड नहीं दिया है, तो ये बात समझ लेना कि दैट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब इस केस में प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, तो एक सिंपल सा केस है, इसमें समझना वैसा ही सेम जाएगा। सेम मैं बताने के लिए दोनों मैं सेम ही प्रोडक्ट बनाता हूं, ROS। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अच्छा, दोनों सेम होगा, नहीं दोनों सेम नहीं होगा, फिर डिफरेंस कैसे आएगा। डिफरेंस प्रोडक्ट बनाते वक्त आप देखना, जब एल्कीन का हम लोग कर रहे हैं इस चीज को समझना, या आपने इसको प्रोडक्ट बनाया, जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोले ना, तो जो मेथड आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए फॉलो किया वही फॉलो करना। बट करना क्या लास्ट में कि अगर CO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा ना, हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये OH में कन्वर्ट होगा, बस ये केस है। होता क्या है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कीटोन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कीटोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो हम लोग का एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड
ऑक्सीडाइज टू एसिड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू एसिड, एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड। ये बस सिंपल सा केस होता है, ठीक है। यानी कि अगर आर ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन है, तो कीटोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में निकाला है वही हम लोग का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट निकाला है वही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होगा। लेकिन अगर एल्डिहाइड फॉर्म करके, ये पहचानने तो आ रहा है कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो अगर एल्डिहाइड है मींस यहाँ पे आर ग्रुप जुड़ गया इधर हाइड्रोजन, तो इसको एल्डिहाइड बोला जाता है। तो इन दैट केस ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन जैसे का था, जैसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में था, वही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होगा। अच्छा, इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मान लो एल्काइंस होता तभी ये रिएक्शन होता, बिल्कुल होगा। तो एल्काइंस के केस में पहले अगर देखें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में अगर देखा जाए, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2 डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे भी जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक कर देना, ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना। अब पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे CO ग्रुप अटैच करा दो, यहाँ पे भी CO ग्रुप अटैच करा दो। ये कब अकर होगा, जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। फिर बोलोगे कि सर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कुछ चेंज होगा क्या इस केस में? बिल्कुल ये चेंज हो जाएगा कि क्या करना, आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बनाना इसी को RC++O, ठीक है। लेकिन अब केस क्या है, यहाँ पे डाइकीटोन बोला गया इसको। अब करना क्या कि जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो डाइकीटोन वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी फर्दर एसिडी प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाने आ रहा है, सिंपल सा केस है। बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन जोड़ दिया। बस थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अगर एल्डिहाइड है तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, एसिड में। अगर डाइकीटोन आ रहा है तो ऑब्वियसली वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड। तो इस तरीके से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो मैं कुछ केसेस देता हूं एल्कीन और एल्काइंस के। आपको क्या करना है, इन दैट केस आपको प्रोडक्ट ड्रॉ करना है, दोनों रिडक्टिव एज वेल एज द ऑन द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। आइडिया तो लगा लोगे कि किसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है और किसमें ऑक्सीडेटिव। ये लगाने के लिए हम लोग देख लेंगे कि जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। अगर वो प्रोवाइड किया होगा तो जो है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो बात करते हैं 1 by 1। जैसे ये केस ले लो, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट एल्कीन का एथीन, ठीक है। आपको हर केस में प्रोडक्ट बनाना है, दोनों रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का भी और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का। चलो एक दो बार प्रैक्टिस कर ही लेते हैं इसको। H2 बताना क्या होगा, क्या मैंने बोला, बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन इसको दो, ऑक्सीजन इसको दो, हो गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या बना, SC++OH, यही होगा। क्या है ये हमारा, यह है फॉर्मल्डिहाइड, ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, करेक्ट ना, दिस इज आवर फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, जब इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तब क्या चेंज होगा। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं H2O या H2O2 से प्रोवाइड किया, फिर क्या चेंज हो जाएगा। यहाँ तो 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड बन गया। उस केस में मैंने क्या बोला कि आप क्या करना कि जो भी CO के साथ H ग्रुप अटैच्ड होगा ना, उसको आप कन्वर्ट कर देना OH में। दोनों है तो दोनों को कन्वर्ट कर होगा। पहले एक हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा तो वो OH बनाता है, फॉर्मिक एसिड बनाता है, लेकिन फर्दर ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड, इसको बोलते हैं कार्बोनिक। H2CO3 है, सुना होगा आपने, H2CO3। H2CO3 की खासियत क्या होती है, अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है, तुरंत कन्वर्ट हो जाता है CO2 + H2। ये बोलने की बात नहीं है। H2CO3 आप फील करते हो, जितने भी अगर आप देखो जो है ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी हैं, उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि H2CO3 अगर देखा जाए, उपचार किया जाए तो जब हम लोग ब्रिस्क इफर्वेसेंस देखते हैं, जैसे ही बॉटल आप ओपन करोगे तो इन दैट केस ब्रिस्क इफर्वेसेंस होता किसका है, CO2 का ही होता है। CO2 जो है निकलना शुरू होता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज H2 आपने क्या किया, ये जैसे ही बॉटल ओपन किया, जो टेम्परेचर है वो चेंज हुआ, प्रेशर है वो चेंज हो गया, तो H2CO3 तुरंत डिसोसिएट होकर CO2 + H2O बना लेता है। यहाँ पे भी कुछ कहानी ऐसे ही है कि अगर कार्बोनिक एसिड बना हुआ है ना, तो इन दैट केस वो तुरंत CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सा केस है आपके सामने। चलिए और भी केसेस देखें। CH3CH++CH2, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना बस आपको सीखना है फटाफट। इस केस में किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, और इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ही हाईली चांसेज हैं, ठीक है। यहां से आपने बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, ठीक है। तो मैंने बोला आप पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अगर ऑक्सीडेटिव भी पूछा हुआ है तो पहले रिडक्टिव बना लो और फिर उसको देखो कि इसको में फर्दर चेंज किया जा सकता है ऑन द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ सिंपल सा केस है कि आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा CH3C++O, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, H था, ऑक्सीजन जुड़ गया, वैसे ही आप इधर कर लिए SC++OH, ठीक है।
ये अनस्टेबल है और ये कन्वर्टेड टू, लिख सकते हो आप कन्वर्टेड टू CO2। ये चीज ध्यान में रखना, कार्बोनिक एसिड कन्वर्टेड टू CO2, अनस्टेबल है। तो अब ये तो रहा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का। अब बताओगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा। इसमें क्या मैंने बोला कि ये आप प्रोडक्ट वही बनाना, प्रोडक्ट यही बनाना, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपने ऑक्सीजन लगा दिया, CHO आया, लेकिन अब करना क्या कि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है CO के साथ में, इसको रिप्लेस करके OH ग्रुप अटैच करो, बन गया प्रोडक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ बन गया है, यहाँ पे एसिटिक एसिड बन गया। दूसरा क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा SC डबल बॉन्ड O, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन हटाओ OH ग्रुप को जोड़ दो, करेक्ट ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 प्लस H2 बनाने आ रहा है प्रोडक्ट। चलिए और भी देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसा केस ले लो, ठीक है। इसको आपने ओजोनोलिसिस किया, जिंक और H2 दिया आपने, क्या हुआ, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है, तो प्रोडक्ट आपको सेम मिलने वाला है, दैट विल बी CH3। यही तो आएगा ना। अच्छा, कोई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए पूछता है, व्हाट विल बी प्रोडक्ट इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, क्या करना, आप यहाँ पे बस चेंज मॉडिफिकेशन कर देना, H की जगह OH लगा देना, बस हो गया, आसान है। क्या आ जाएगा, वंस अगेन एसिटिक एसिड आ गया। और भी केसेस ट्राई किया जाए इसमें, और भी केसेस ट्राई करते हैं। अच्छा, ये केस कंसीडर करना, CH3 दोनों आपको प्रोडक्ट बनाना है, ऑक्सीडेटिव एज वेल एज द रिडक्टिव बनाया जाए। ऑक्सीडेटिव अगर कराते हो तो O3 के साथ जिंक दिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2। क्या हो जाएगा, क्या करना है आपको, करना क्या इस केस में कि ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन एक, सिमेट्रिकल है तो प्रोडक्ट सेम ही आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये केस हो गया। अब जब आपने इसको बनाया हुआ 2 मोल्स आएगा, एक मोल्स यहाँ से, एक मोल्स यहाँ से। अच्छा, इसका फर्दर हम लोग बना सकते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में सेम प्रोडक्ट आएगा, CH3, कोई डिफरेंस नहीं, CH3 CO CH3 नो डिफरेंसेस, दोनों में सेम प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हो ना, लिखा ना आपने कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज, उसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हो विद यूजिंग द ओजोनोलिसिस, मींस इन ओजोनोलिसिस रिएक्शन कीटोन इज नॉट गोइंग टू ऑक्सीडाइज फर्दर, करेक्ट ना। अब और केसेस भी ऐसे ही हम लोग अगर कंसीडर करें, देखते चलना, जैसे ये बताना। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड का केस नहीं लिया हम लोगों ने, ट्रिपल बॉन्ड का भी एक केस ले ही लेते हैं, CECH3, दोनों केस बताना, ठीक है। समझ में आ गया ना कि आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना है, अगर ऑक्सीडेटिव पूछ दिया तो ऑक्सीडेटिव वाला बना देना, बट रिडक्टिव के थ्रू ही बनाना, जैसे यहाँ पे मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का बना दिया, करेक्ट ना। अब मुझे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे पहुंचना है, क्या मैंने बोला, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो और वहां पे CO ग्रुप लगा दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो इन दैट केस क्या करोगे, आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, CH3 CO, यहाँ पे एक OH लगा देना और यहाँ पे एक OH लगा देना, ये आपके 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट, करेक्ट ना। अच्छा, ये केस देखो, ऐसे मैं बनाने के तो बहुत सारे हम लोग केसेस कंसीडर कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे हैं, आप जो है असाइनमेंट में प्रैक्टिस कर लो, इसको भी कंसीडर करना आप, ऑक्सीडेट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। क्या बन के आएगा, तो क्या मैंने बोला, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, कितने कार्बन है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप रिंग ओपन करो ना, या रिंग क्लोज करो, चेन को क्लोज करो, नंबरिंग कर लिया करो, तब आपके लिए आसान होगा। तो 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम में इसको दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में यहाँ पे H है और यहाँ पे COH है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये तो रहा हम लोग का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट। अब कोई बोले कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑन द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, फिर इन दैट केस क्या कंसीडर करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, H को आप OH में कन्वर्ट कर देना, लाइक दिस, 1 2 3 4 5, सही जा रहे हैं हम लोग, COOH हो गया। अच्छा, इस एसिड का नाम पता है क्या, एसिड का नाम पता है, OMSG है, सुना है आपने डाइओइक एसिड वाले केस में, 0 1 2 3 4, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कौन सा एसिड है, ए से क्या होता है, ये हमारा एडिपिक एसिड है, सही है ना, एडिपिक एसिड, ये हो गया। ऐसे बहुत सारे, एक और केस कंसीडर कर लो, एक और केस कंसीडर करना है, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें, ओजोनोलिसिस कराओ, तो ओजोनोलिसिस कराने पे एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा, एक ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। ये था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, मींस O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है। अब देखो, आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराए O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O, तो क्या करोगे, रिंग को ओपन कर लेना, सबसे
सिंपल सा बात ये है 1 2 3 4 5। तब आपके लिए आसान हो जाएगा इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। ठीक है, 5 चेन का है 1 2 3 4 5। तो एक पे तो CO ग्रुप यहाँ पे आ गया और दूसरा हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। 5th पे तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना 1 2 3 4 5। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे तब क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा? इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कीटोन है। लेकिन जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो आपको दे देगा क्या? ये आपको प्रोडक्ट दे देगा C=OH, एसिड दे देगा। नेमिंग इसका पता है ना, याद तो है 1 2 3 4 5 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये केसेस है, आसानी से इसको जो है ड्रॉ किया जा सकता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते चलते हैं। ड्रॉ करना आप प्रोडक्ट इस केस में। ठीक है, ये देखो डबल बॉन्ड डबल, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, कैसे बनेगा ये आप सीख रहे हो। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह पार्ट हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। करना क्या है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को इधर से आप इधर करना, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, बस हो गया ना। तो दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लिए जाएंगे और बॉन्ड की जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगा, दैट्स ऑल। इसको अगर मैं बनाऊं तो कितने आ जाएंगे इस केस में? 1 2 3 कार्बन है, तो इसको क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? कितने मोल? तो जो है आपके 2 मोल्स आ जाएंगे इस केस में। वैसे ही मान लो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं इस केस के लिए, तो अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से कर सकते हो। तो अगर यहाँ से अगर ओजोनोलिसिस किया गया, मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही करा रहा हूँ, आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जनरेट कर सकते हो। मैं अभी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही कंसीडर कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा सकते हो। करना क्या होगा, एच को रिप्लेस कर देना OH से, करेक्ट ना। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो इसको CHO यहाँ से जनरेट होगा, यहाँ पे इस वाली की बात कर रहा हूँ 1 2, और एक चेन यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम के साथ ये हो गया आपका CHO और ये CHO हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट होंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में इसको बोला जाता है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है ये ग्लाइऑक्सल, क्योंकि नेम में आपसे दे देगा कि जो है प्रोडक्ट ये बन के आ रहा है ग्लाइऑक्सल, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। अच्छा, एक मुझे बात बताना कि जब बेंजीन रिंग में भी तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसको मैं अगर ओजोनोलिसिस कराना चाहूँ O3 इन द प्रेजेंस ऑफ G, रिएक्शन पॉसिबल है क्या इस केस में? रिएक्शन पॉसिबल है क्या? रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पे कराया गया, रूम टेम्परेचर पे, मतलब अगर टेम्परेचर नहीं मेंटेन है इस केस में नो रिएक्शन नहीं होगा। मैंने बोला था ना कि इसका जो पाई बॉन्ड है थोड़ा बेंजीन बदमाश है, हाइड्रोजनेशन भी नहीं इजीली होने जा रहा है, और जब ओजोनोलिसिस कराने बैठोगे तभी ओजोनोलिसिस इसका नहीं होने देगा। इन दैट केस जो बदमाश है उसके लिए थोड़ा सा अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। क्या रास्ता हो सकता है? थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगा। डेल्टा सिंबल होता है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप हीट देते हो रिएक्शन में इसमें, तो इन दैट केस इस पे भी रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा इस तरीके से, और क्या बना लेगा देख लो क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है। आई थिंक 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल बन के आ रहा है। ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑन द ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल विल फॉर्म। बेंजीन के केस में ये देख सकते हो। अच्छा, इसी का एक और केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, जैसे मैं ये कंसीडर करूँ, आप समझना बात को, ऐसा कुछ केस CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर पे कराता हूँ ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एट रूम टेम्परेचर, तब इन दैट केस क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड है ना वो अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो इन दैट केस ये फॉर्म कुछ इस तरीके से कर लेगा। ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये CHO हो जाएगा, बट यहाँ पे आ जाएगा ये CH3CH। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट भी बना सकते हो। लेकिन अगर मैं हाई टेम्परेचर लिया, मतलब इसको हीट प्रोवाइड कर दिया, जिंक और प्रेजेंस ऑफ H2, तब इन दैट केस जो पाई बॉन्ड है ना ये भी ओजोनोलिसिस में चला जाएगा। तो देख सकते हो 2 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल फॉर्म कर रहा है, CHO इस तरीके से 2 मोल्स ऑफ, ये तो पाई बॉन्ड होगा ही बिल्कुल, ये पहले से भी हो रहा था, लेकिन अब हाई टेम्परेचर पे ये भी होगा और पाई बॉन्ड भी अकर होगा। तो इन दैट केस देख लो अब क्या बन के आएगा। तो 2 मोल्स यहाँ से ग्लाइऑक्सल आ गया। उसके अलावा अगर मैं स्ट्रक्चर को फॉर्म करूं तो C डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे जो है ड्रॉ कर सकता हूँ, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH, ये कुछ ऐसे केस आ जाएगा। नेमिंग आप कर सकते हो, और साथ में ये तो प्रोडक्ट आएगा CH3CH। तो ये केस है। क्या मैं बोल रहा हूँ इस केस में, मतलब ये अगर चाहो तो आप नोट्स में लिख सकते हो
कि ओजोनोलिसिस इन बेंजीन occur at high temperature, हाई टेम्परेचर पे ओजोनोलिसिस रिएक्शन अकर होगा, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है नहीं अकर होगा। लो टेम्परेचर में, क्योंकि इसका जो डबल बॉन्ड है ना बेंजीन का और इसका, ये दोनों में डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और थोड़ा सा आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी किस तरीके से इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है पाई इलेक्ट्रॉन को, वो हम लोग समझेंगे इन द एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग। एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस है, या कई बार ये हम लोग के रिएक्शन का पार्ट बनता है, ये वाला आपने इसका नाम सुना होगा, दैट इज CH3CH। नहीं, इसको बोलते अर्थोजाइलिन, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक चीज और भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, एक तरीके से जो ओजोनोलिसिस से जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, वहीं से आइडिया लग रहा है कि बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तभी तो ये 3 जो है ग्लाइऑक्सल बन के आए। यानी कहीं ना कहीं आप जो है पाई बॉन्ड के पोजीशन या पाई बॉन्ड के नेचर के बारे में तो आइडिया लगा सकते हो। यहाँ ठीक है 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट थे, तो इसमें तीनों के तीनों पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड थे। किससे पता चला? 3 प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं। यही इसका एप्लीकेशन है। यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग केस होता है। क्या इंटरेस्टिंग केस होता है कि क्या बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज मींस इसमें घूमता रहता है पाई इलेक्ट्रॉन, और जब घूमेगा तो प्रोडक्ट तो फिर सेम नहीं देगा। कभी पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, कभी पाई बॉन्ड। मींस इसका मेरे बोले का मीनिंग ये हुआ कि मैं तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट सोच सकता हूँ ना, दो रिएक्टेंट ही सोच सकता हूँ। ये भी इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा जब ये बोल रहे हो कि आप पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, कभी ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, कभी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट भी जो है डिफरेंट आने चाहिए। देख लो आप प्रोडक्ट बना के देख लो, दोनों का हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा देते हैं। ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस H2O, ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस H2O। देख लो आप प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट मिलेंगे हम लोग को। इसीलिए बहुत बार एक क्वेश्चन बोल देता है, पूछ देता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट विल फॉर्म ऑन द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अर्थोजाइलिन। तब इन दैट केस क्या करते हैं लोग, इसका तो बना दिया या इसका कई लोग बना दिए, लेकिन दोनों का नहीं बनाते हैं। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है, मोर सरप्राइज करने वाली बात ये है कि दोनों के प्रोडक्ट आपको देखने के मिलेंगे रिएक्शन मिक्सचर में। तो अगर मैं केस कंसीडर करूं कुछ इस तरीके से, ये देखा जाए तो 2 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल आ जाएगा, CHO 2 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। उसके अलावा क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया। सही जा रहे हैं हम लोग। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल आप पढ़ सकते हो इसको, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। अच्छा, यहाँ से कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा क्या? हाँ, एक प्रोडक्ट तो सेम है, दैट इज ग्लाइऑक्सल। एक तो ग्लाइऑक्सल बनेगा ही, CHO को ग्लाइऑक्सल बोल रहे हैं। लेकिन एक जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ना आपका इस केस में, ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, कैसे डिफरेंट आएगा देख लो। इसके 2 मोल्स ये आपके प्रोडक्ट इस केस में बन के आ रहे हैं। तो टोटल जो प्रोडक्ट है, राइट, डिफरेंट प्रोडक्ट पूछेगा, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट विल फॉर्म ऑन द ओजोनोलिसिस ऑफ अर्थोजाइलिन, तो केस क्या हो जाएगा, आप कंसीडर करोगे 1 प्रोडक्ट ये, 2 प्रोडक्ट ये, देन 3 प्रोडक्ट। ये तो सेम ही है ना, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी 3 इन दैट केस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम करने को हम लोग को मिलेंगे, बहुत सारे केसेस। जैसे कि मैं अगर बनाना चाहूँ तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें बनाया जा सकता है, बट ये आई थिंक प्रैक्टिस करते ही करते आपको सफिशिएंट इस केस में आ जाएगा। तो लास्ट सेगमेंट है, बेसिकली हम लोग मेंशन भी किए थे कि एप्लीकेशन क्या है इसका, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन से रिलेशन क्या है, एप्लीकेशन इसका क्या है ओजोनोलिसिस का, इसके प्रोस्पेक्टिव से, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन से। तो किसके लिए किया जाता है, टू आइडेंटिफाई, पहले भी मेंशन कर चुके हैं, एक बार जस्ट मैं मेंशन करना चाह रहा हूं, टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। दोनों किया जा सकता है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। मीनिंग ये हुआ कि जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 बॉन्ड इस तरीके से है, या डबल बॉन्ड है। ये कैसे आइडिया लगेगा, ओजोनोलिसिस से जो प्रोडक्ट आए होंगे, ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, उससे आइडिया लगा सकते हो ना कि जो है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, जिस तरीके से प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो ये आइडिया हम लोग लगा पाते हैं, बिकॉज अगर मान लो कि आपको जो है प्रोडक्ट दिया गया है, तो प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट पे पहुंच सकते हो। आपने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट बन के आया हुआ है आपके कंपाउंड के अंदर, हम लोग को रिएक्टेंट। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं तभी ये समझ में आएगा। जैसे आप करो कोई एल्कीन लिया गया, ठीक है, और इनका इन्होंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस H2।
करेक्ट। अब होगा क्या कि इसमें बोला गया कि 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड फॉर्म किया, एसिटाल्डिहाइड तो पता है आपको, और 1 मोल ऑफ एसीटोन बना। पूछ दिया क्या कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ, या हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ए, स्ट्रक्चर पूछ दिया कि स्ट्रक्चर ए का क्या होगा, बता सकते हो आप। तो इन दैट केस क्या करोगे, आपको एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता है, CH3 CH2, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। या इसको और अच्छे से दिखाना चाहो ऐसे दिखा लो, तो इन दोनों को ऑक्सीजन को दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रख देना, तब आपको प्रोडक्ट बनाने इजीली आ जाए। CH3 CH3, ठीक है। बेसिकली हम लोग को रिएक्टेंट बनाना है, प्रोडक्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये ऑक्सीजन हटा दो, डब्बा हटा दो, यहाँ से डब्बा केमिस्ट्री हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा। तो अगर मैं ऑक्सीजन हटा देता हूँ तो बता सकते हो इसका स्ट्रक्चर कैसे जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3। आपको आईपैक नोमेनक्लेचर दिया रहेगा, ऑप्शन में आईपैक नोमेनक्लेचर दिया रहेगा, तो क्या नेम हो जाएगा 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटून, ये इस तरीके से नेमिंग इसकी रहेगी। तो 2 मिथाइल ब्यूटून, इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। और भी करें हम लोग, चलो एक लिया गया X, जिसको ओजोनोलिसिस कराने पे, ओजोनोलिसिस आपने कराया, तो इन दैट केस ये दिया आपको बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड along with बेंजाल्डिहाइड along with आपको फॉर्माल्डिहाइड, along with फॉर्माल्डिहाइड। अब पूछा जा रहा है आपसे what will be the reactant X, what will be the structure of the reactant X। आइडिया लग पा रहा है ना किस तरीके से प्रोडक्ट से हम लोग पहुंच रहे हैं रिएक्टेंट पे। देखो आप, मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन जो इधर दिखा रहे हो ना, आप इसको ऐसे ही दिखा देना, ठीक है। फॉर्माल्डिहाइड आपको जो है बनाने आता है, दिस इज आवर फॉर्माल्डिहाइड, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ से ऑक्सीजन हटाना, यहाँ से ऑक्सीजन हटा देना, ठीक। ये डब्बा हटा दोगे, जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आवर स्टाइरिन मॉलिक्यूल। कॉमन नेमिंग में आपने देखा होगा, दिस इज आवर स्टाइरिन मॉलिक्यूल, और यूज किया जाता है पॉलीस्टाइरिन बनाने में, पॉलीस्टाइरिन में यूज किया जाता है, जो ये स्टाइरिन मॉलिक्यूल है। बाद में हम लोग पॉलीमराइजेशन में भी इसको डिस्कशन में रखेंगे। अच्छा, एक दो और केसेस कर ले हम लोग, एक दो और केसेस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक वाई प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपने ओजोनोलिसिस किया जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, और आपको एक मिला बेंजोफिनॉन प्रोडक्ट। बेंजोफिनॉन तो पता है किसको बोलते हैं, बेंजोफिनॉन, और साथ में 1 मोल ऑफ एसीटोन मिला, ठीक है, 1 मोल ऑफ एसीटोन। अच्छा, बेंजोफिनॉन है तो कैसे बनाओगे इस केस में, ऐसे मैं लिख सकता हूँ PHC डबल बॉन्ड O PH, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। और एसीटोन हम लोग को पता है C डबल बॉन्ड CH3। करना क्या है, आपको यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकाल दो, बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड PH, यहाँ पे आ गया PH और C डबल बॉन्ड CH3। चलिए ये केस हो गया। अच्छा, एक और लास्ट एक प्रॉब्लम कर रही है इसमें, चेन। यहाँ पे आप क्या देखें, प्रोपेन, ऐसा कुछ केस हो गया कि प्रोपेन डाइऑल फॉर्म करके दिया आपको, प्रोपेन डाइऑल, ठीक है, और साथ में आपको फॉर्माल्डिहाइड मिला। अब प्रोपेन डाइऑल का मतलब क्या हुआ, प्रोपेन डाइऑल मतलब ये केस हुआ ना आपका, C डबल बॉन्ड H, ये ऐसे कुछ केस है, ठीक है। तो अगर मान लो कि प्रोपेन डाइऑल है, तो दोनों यहाँ से जो दोनों जगह से फॉर्माल्डिहाइड फ्री हो गए। यहाँ पे अगर मोल्स नहीं मेंशन किया हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, वैसे तो मेंशन कर रहा है, ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया है तो ये तो समझ में आता है ना कि इससे 2 फॉर्माल्डिहाइड निकाला गया होगा, तभी ये प्रोडक्ट बना होगा। तो आप क्या करोगे, 2 फॉर्माल्डिहाइड साइड बाई साइड ज्वाइन कर दो इसके साथ में, 2 फॉर्माल्डिहाइड साइड बाई साइड ज्वाइन कर दो, ये आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन के साथ में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4 5, ये हम लोग का रिएक्टेंट दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट करोगे, ये डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो हम लोग जो है अभी तक जो पार्ट था हम लोग का डिस्कशन का, दैट वाज C6H10, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते चलते, क्योंकि ये लास्ट टेक्निक है जो कि स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा और फाइनल स्ट्रक्चर तक पहुंचा जा सकता है। तो मैंने क्या बोला, क्या इंफॉर्मेशन शेयर किया गया था हमारे साथ C6H10 के केस में, कि जब हाइड्रोजनेशन कराया गया तो 1 मोल ऑफ रिएक्शन में गया, 1 मोल हाइड्रोजन, और इसको फॉर्म किया C6H12, और जब इसको क्लोरीनेशन कराया गया तो 4 प्रोडक्ट बन के आए, क्लोरीनेशन कराया गया तो 4 प्रोडक्ट बन के आए, ठीक है। अब केस क्या था कि हमारे पास
जो स्ट्रक्चर जनरेट होकर आए थे कुछ ऐसे थे। 4 स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये था या कुछ इस तरीके से था या कुछ इस तरीके से था, सही है ना। अब इसमें आइडिया लगाना था कि हमारा ये स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर। जस्ट मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन, एक स्मॉल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं टू एक्सटेंड दिस सेम क्वेश्चन। क्या मैं बोल देता हूं कि ऑन ओजोनोलिसिस जो हम लोग का रिएक्शन C6H10 था, ऑन द ओजोनोलिसिस ये तो पता चल गया था ना कि 1 पाई बॉन्ड है, 1 रिंग है। ये भी पता चल गया था कि 5 मेंबर रिंग है। अब पोजीशनिंग कैसे होगा ये कैसे पता चलेगा? तो जस्ट मान लो कि ओजोनोलिसिस कराया गया इन द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और आपको ये दे दिया साइक्लोपेंटेनोन, along with formaldehyde, साइक्लोपेंटेनोन along with 1 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। यह आपने प्रोडक्ट जब ओजोनोलिसिस कराया तो ये प्रोडक्ट मिला। तो ये आइडिया लगा सकते हो ना कि कौन सा प्रोडक्ट रहा होगा, साइक्लोपेंटेनोन किस केस में आएगा। जस्ट एक बार देखो, जब मैं इसको ओजोनोलिसिस कराऊंगा तो एक साइक्लोपेंटेनोन आएगा, फॉर्माल्डिहाइड होगा। इसको कराया जाएगा तो साइक्लो तो रहेगा नहीं, इसको कराओगे साइक्लिक रहेगा नहीं, साइक्लिक। तो एक ही ऑप्शन बचता है जब इस केस में। तो ये अगर इंफॉर्मेशन दिया गया है, ड्यू आपको जो है इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर लोगे कि ड्यू इसका 2 आ रहा है। ड्यू के बाद हाइड्रोजनेशन कराया गया, बोला गया 1 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ। यहां से आइडिया लगना शुरू हो गया। तो ये लैब में कराया जाता है कि हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ। फिर आप क्लोरीनेशन पे पहुंचे, क्लोरीनेशन से ये पता चल गया कि आपको कितने प्रोडक्ट मिल के आ रहे हैं और उस प्रोडक्ट से पता चल गया कि जो कार्बन स्केलेटन है ना वो कैसा है। और जैसे ही कार्बन स्केलेटन पता चल गया, आप जो है पता करना चाह रहे हो कि पाई बॉन्ड का जो नेचर है और पाई बॉन्ड जो पोजीशन है, पाई बॉन्ड का नेचर बोल दो या पाई बॉन्ड का पोजीशन, वो कैसे है, वो आपको जो है पता चल रहा है कि इसके जो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट से बन रहा है। जैसे मैंने इसका ओजोनोलिसिस कराया तो साइक्लोपेंटेनोन और फॉर्माल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बन के आए। ये आप इसको सेपरेटली डिटेक्ट किए लैब में, पता चला कि एक साइक्लोपेंटेनोन है और एक फॉर्माल्डिहाइड है। अब इन दैट केस क्या करोगे कि आपको पता है कि अगर फॉर्माल्डिहाइड है तो और एक साइक्लोपेंटेनोन है तो यहीं से ये प्रोडक्ट आ सकता है ओजोनोलिसिस। तो एक तरीके से हम लोग बोलते हैं इसको रेट्रोसिंथेसिस, मतलब कि जो है अगर एडवांस लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो रेट्रोसिंथेसिस, जहां हम लोग प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लग जा रहा है तो हम लोग उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। इसको बोला जाता है रेट्रोसिंथेसिस, मतलब अपोजिट वे से जाके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे पहुंचना। प्रोडक्ट दिया हुआ है रिएक्टेंट पे पहुंचना, प्रोडक्ट दिया हुआ है रिएक्टेंट पे पहुंचना, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन की खासियत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन अभी तक जो रखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने रखा जो कार्बन का मेन स्केलेटन है किस तरीके से होगा, यानी कि स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी द पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ साथ में अगर मैं बात करूँ, जब हम लोग कंसिडर करें जेई एग्जाम्स के लिए भी पीओसी जो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है उसी लेक्चर से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग पीओसी डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको मैं ट्राई करूँगा कि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओ, जो भी कलर चेंज हो रिएक्शन में उसको विजुअलाइज करो। तो वो हम लोग जो है साइमल्टेनियसली एक शॉर्ट वीडियो जो है के थ्रू हम लोग उसको विजुअलाइजेशन में रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।